शराब पीकर हीरा कोठे में आग लगाने के बाद नरेंद्र बेहोश हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो स्वर्ग का एक देवता है जिसका अमृत कलश चुरा लिया गया था। नरेंद्र होश में आता है तो पाता है कि कोठे के मालिक हीरा लाल ने उसके ससुर को बंधक बना लिया है। वो ससुर को तभी छोड़ेगा जब नरेंद्र उसके नुकसान की भरपाई कर देगा। नरेंद्र को एक और झटका तब लगता है जब लड़कों के समूह का नेता शेर सिंह उसकी बीवी रेवती पर घटिया हथियार बेचने का आरोप लगाता है। शेर सिंह की कटार अभी भी रेवती की गर्दन के पास मजबूती से जमी हुई थी। ठीक है, नहीं मारता मैं अब किसी को। तुम लोगों को मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। नरेंद्र की आवाज से सारी होशियारी गायब हो चुकी थी। वो शेर सिंह के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तलवार फेंक जमीन पे। शेर सिंह नरेंद्र पर गरजा। नरेंद्र तुरंत तलवार रखने के लिए जमीन की ओर झुका। ये लो, रखती तलवार जमीन पर। नरेंद्र ने ऐसा कहा तो लेकिन किया नहीं। उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम लेते हुए तलवार शेर सिंह की ओर फेंक दी। निशाना इतना सटीक था कि तलवार की मूठ शेर सिंह के हाथ पे जाके लगी। होशियारी दिखाता है हरामखोर। शेर सिंह की कटार उछल के दूर जाके गिरी। इस लड़की के लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। गला दबा के ही इसकी जान निकाल लूंगा मैं। शेर सिंह रेवती की ओर लपका। अच्छा, और मैं गला दबा भी लूंगी ना। रेवती को शेर सिंह की बात पर हंसी आ रही थी। रेवती ने घूमकर शेर सिंह की छाती पर जैसे ही लात मारी, वो जमीन पे पड़ी अपनी कटार के बगल में जाके गिरा। एक और दे रख के। नरेंद्र अपनी पत्नी का उत्साह बढ़ाने में इतना मशगूल हो गया कि उसे यह देखने का होश ही नहीं रहा कि उसके पीछे जमीन पर पड़े शेर सिंह के लड़के एक एक करके उठ रहे थे। वे नरेंद्र के चारों ओर एक घेरा बना रहे थे। चारों तरफ से पकड़ के इसका मुंह जमीन पर लगा दो। देखना इस साले को एक भी उंगली घुमाने की आजादी ना मिले। शेर सिंह के लड़ाके नरेंद्र के हाथों मिली पिटाई को भूले नहीं थे। संख्या में इतने ज्यादा होने के बावजूद वो नरेंद्र को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। अरे ओ वीरांगना, जरा देख तो लो तुम्हारा पति कैसे धूल फांक रहा है। एक लड़ाका रेवती की ओर सीटी मारते हुए चिल्लाया। रेवती ने अब तक शेर सिंह का मार मार के बुरा हाल कर दिया था। 2 लोग हो साले, 2 लोग, समझे? हम 50 से जीत जाओगे क्या तुम बचोगी तो वो पिटेगा, वो बचेगा तो तुम पिटोगी। शेर सिंह की जान में जान आई और वो लपक कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शोरगुल सुनकर बाजार में तमाशाइयों की भीड़ जमा हो चुकी थी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें हथियार दिए थे, उसकी सजा मुझे दो। मेरे पति को छोड़ दो, उसका तो व्यापार से कुछ लेना देना है ही नहीं। आप सब बताइए, मैं सही कह रही हूं ना? रेवती ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा। हाँ, उस बेचारे को क्यों पकड़ा हुआ है? जिसने गलती की सजा तो उसे ही मिलनी चाहिए। शेर सिंह को एहसास हो गया कि रेवती ने चतुराई से जन समर्थन अपने पक्ष में कर लिया है। उसने अगर नरेंद्र को नहीं छोड़ा तो भीड़ भड़क भी सकती है। छोड़ दो उसे, जाने दो। शेर सिंह अनमने ढंग से अपने लड़कों से बोला। नरेंद्र आजाद हो गया था। अच्छा, तो वो कटार भी हमारे कारखाने से ले गए थे क्या? इसके पहले शेर सिंह अगली चाल चल पाए, नरेंद्र ने उससे पूछा। हाँ, ले गया था। शेर सिंह के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था कि नरेंद्र भीड़ की तरफ देखते हुए बोला। हमारे कारखाने में बने हथियारों को जब जलाया जाता है तो स्लेटी रंग का धुआं निकलता है। आइए जांच लेते हैं कि शेर सिंह ने यह कटार हमारे कारखाने से ली है या नहीं। नरेंद्र कटार को शेर सिंह से छीनकर उसे आग में तापने लगा। लोग टकटकी लगाकर कटार की ओर देख रहे थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, धुआं स्लेटी रंग का निकलेगा या नहीं। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। शेर सिंह के माथे पर पसीना आने लगा। क्या हुआ शेर सिंह, आग कटार को लग रही है, पसीना तुम्हें क्यों आ रहा है? नरेंद्र ने कटार भीड़ को दिखाते हुए शेर सिंह से कहा। कटार से धुत काले रंग का धुआं निकल रहा था। शेर सिंह का झूठ पकड़ा गया था। उसके सब लड़के एक एक करके 9, 2, 11 हो गए। नरेंद्र और रेवती अकेले पड़ चुके शेर सिंह के पास आए। किसने भेजा है बे तुझे? हाँ, किसने? नरेंद्र ने शेर सिंह से पूछा। चौहान ने, महेश चौहान ने, तुम लोगों को बदनाम करने के लिए। शेर सिंह की आवाज चूहों जैसी हो चुकी थी। अच्छा, तो चीख के बताना सबको। रेवती चीखी तो एक बार को तो नरेंद्र भी चौंक गया। तुम्हें कैसे पता चला कि हथियारों को जलाने से स्लेटी धुआं निकलता है? कभी कारखाने तो आते नहीं हो।
कारखाने से सीधा हीरा कोठे जाते वक्त रेवती ने नरेंद्र से पूछा, वो क्या है ना कि सारा ज्ञान हमसे ही निकलता है, हम देवता जो हैं। नरेंद्र ने रेवती से एक सच कहा जिसे रेवती ने मजाक में लिया। ज्यादा बातें मत बनाओ। रेवती का नरेंद्र पर गुस्सा अभी भी पूरी तरह से उतरा नहीं था। उसे हीरालाल को पैसे दे के अपने बाप को आजाद जो कराना था। अरे बाप रे बाप, इतना नुकसान हुआ है कोठे का? रेवती हीरालाल के कोठे में जले सामान की लिस्ट देख के चौंक गई। अच्छा, इतना नुकसान? मेरा शहर का सबसे बड़ा कोठा खाक कर दिया तुम्हारे नकारे पति ने। हीरालाल अभी भी नरेंद्र पे भड़का हुआ था। इस नुकसान की भरपाई में तो अपने सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। रेवती ने नरेंद्र को देखकर चिंता से कहा, देखो अभी पिताजी को छुड़ा के ले चलते हैं, बाद में देखते हैं पैसे का। रेवती को नरेंद्र का उत्तर देख के लगा कि नरेंद्र के पास कोई खास योजना है नहीं। फिर भी पैसे देके पुरुषोत्तम को छुड़वाया गया। उन्हें लेकर रेवती और नरेंद्र घर पहुंचे। अब बोल, क्या योजना है तेरे पास? बंद कर दे धंधा। पुरुषोत्तम अभी भी गुस्से में लाल हो रहे थे। रेवती आशा से नरेंद्र की तरफ देख रही थी। उसे लगा कि वो पुरुषोत्तम की बात का कुछ तो जवाब देगा, लेकिन वो चुप था। मैंने बोला था इस अनाज के दुश्मन को पालो ही मत। नरेंद्र की सास ने जब तंज कसा तो नरेंद्र बिफर पड़ा। है मेरे पास योजना। अब सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट ही हमारे व्यापार को ठप होने से बचा सकता है। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो हमें अपने शस्त्रों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, और अगर गुणवत्ता बढ़ानी है तो हमें चाहिए बेहतर कच्चा माल। नरेंद्र एक सांस में ये सब बोल के बाहर निकल गया। बेहतर कच्चे माल के लिए ज्यादा पैसे भी चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। पुरुषोत्तम को पूरा भरोसा था अगर वो नरेंद्र के कहे पे चलेंगे तो उनका पुश्तैनी व्यापार उम्मीद से पहले ही ठप पड़ जाएगा। थोड़ा भरोसा करके देखिए पिताजी। रेवती को नरेंद्र पर थोड़ा सा भरोसा था। नरेंद्र ने सबसे पहले भारी कर्जा लेते हुए शस्त्रों के लिए बेहतर कच्चा माल खरीदा। उसके सास ससुर ने जैसे ही ये सुना वो लगभग मान गए कि वे जल्द ही सड़क पर आने वाले हैं। तुम कितने दिनों से काम कर रहे हो शस्त्र बनाने का? नरेंद्र ने कारखाने में बचे कुछ कारीगरों में से एक सत्तू से पूछा। मुझे तो 1 साल भी नहीं हुआ है, सत्तू ने सकुचाते हुए जवाब दिया। दुख की बात यह थी कि बचे हुए सभी कारीगरों में सत्तू सबसे वरिष्ठ था। बाकी सभी को चौहान तोड़ ले गया था। आज से तुम इस कारखाने के मुख्य कारीगर हो। हम नए माल से शस्त्र बनाना शुरू करेंगे। माल को हम ज्यादा देर तक आग में पकाएंगे ताकि शस्त्र मजबूत बने। हमें किसी भी हाल में सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नहीं तो मैं भी सड़क पर आ जाऊंगा और तुम सब भी। नरेंद्र ने बचे हुए कारीगरों में उत्साह भरने की कोशिश की, लेकिन कारीगरों के चेहरे पर उत्साह कम, डर ज्यादा दिख रहा था। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? सेना के हथियारों के कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी तो कुछ ही दिनों में होने वाली है। अभी अभी मुख्य कारीगर नियुक्त किए गए सत्तू के मुंह से अचानक ही निकल गया। सब होगा, सब होगा। दम दिखाओ तो सब होगा। काम पे लग जाओ तुरंत, समय कम जो है। नरेंद्र और उसके कारीगरों को यह पक्का करना था कि कहीं ऐसा ना हो कि हथियारों की गुणवत्ता की वजह से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी की प्रक्रिया में भाग ही लेने का मौका ना मिले। फिलहाल ऐसा होने की संभावना 101% लग रही है। नरेंद्र को यह भी एहसास हो चुका था कि उसके पास युद्ध कौशल में पारंगत होने के लिए जरूरी गुण पहले से ही मौजूद हैं। उसे बस इन्हें निखारने की जरूरत है। वो सोच रहा था कि वो अपनी देवताओं वाली शक्ति को कैसे जगाए। वो ध्यान करने लगा और उसकी बंद आंखों के सामने उसे एक मंत्र नजर आने लगा। अधे सन सोत्तयो। ये पक्का कोई विशेष मंत्र है, लेकिन ये मंत्र किसी विदेशी भाषा में है। किससे पूछूं इसका मतलब? मंत्र ने न जाने क्यों नरेंद्र के मन में हलचल मचा दी थी। उसे पता था कि इस गुत्थी का जवाब केवल ब्रह्मानंद केंद्र के विद्वान ही दे सकते हैं, लेकिन उसे अब ब्रह्मानंद योग तथा आयुर्वेद केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। ब्रह्मानंद केंद्र जम्बू राज्य में एक ऐसी जगह थी जहां युवकों को युद्ध कला और आयुर्वेद में पारंगत किया जाता था ताकि वो राज्य की सेना में भर्ती हो सके। केंद्र में प्रवेश पाने के लिए युवकों का अविवाहित होना जरूरी था। कोशिश करने में क्या ही हर्ज है, ऐसा सोचकर नरेंद्र ब्रह्मानंद केंद्र में पहुंचा। सुनिए, मुझे केंद्र के आयुर्वेदाचार्य से मिलना है। नरेंद्र ने केंद्र के प्रांगण में अभ्यास करते हुए नवयुवक से पूछा।
तुम्हें नहीं पता क्या कि केंद्र में शादीशुदा लोगों का प्रवेश वर्जित है? केंद्र के अंदर कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखते देखते नवयुवकों की भीड़ नरेंद्र के सामने जमा हो गई। अरे शादीशुदा तो यह है ही, साथ में बहुत ही गिरा हुआ इंसान भी है। यही है जो अपनी सुहागरात के दिन कोठे पे पकड़ा गया था। हाँ हाँ, मैंने भी सुना था। अरे भगाओ इसको, भगाओ यहां से। वहां जमा नवयुवक नरेंद्र की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। देखो, मैं केंद्र के अंदर जाकर ही रहूंगा, शांति से जाने दो या तुम सबकी हड्डियां तोड़ के जाऊं। नरेंद्र ने नवयुवकों को खुली चुनौती दी। अरे तू हड्डियां तोड़ेगा? जाके पलंग तोड़ कहीं पे। एक नवयुवक नरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए बोला। नवयुवक की हंसी तब अचानक से गायब हो गई जब नरेंद्र ने 2 हाथों से केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे 4 योद्धाओं को जमीन पर पटक दिया। तो अब जाओ अंदर, हा? नरेंद्र ने इस बार पूछा तो कोई नवयुवक कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप पीछे हट गए। नरेंद्र आयुर्वेदाचार्य के कमरे में पहुंचा तो उसे पता चला कि आयुर्वेदाचार्य राज्य से बाहर गए हुए हैं। लेकिन नरेंद्र को निराशा नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। जब वो अगली बार केंद्र आएगा तो उसका रास्ता रोकने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अभी भी अथे संसो तयो मंत्र उसके मन में चक्कर लगाए जा रहा था। आखिर मतलब क्या है इस मंत्र का? आज हथियारों का प्रदर्शन होना था और सब लोग अपने हथियार और योद्धाओं के साथ राजमहल आए हुए थे। उस योद्धा का नाम बताओ जो तुम्हारे कारखाने में बने हथियारों का प्रदर्शन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी ने नरेंद्र और रेवती से पूछा। योद्धा तो कोई तैयार नहीं हुआ हमारी तरफ से हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए। रेवती ने हिचकते हुए पंजीकरण अधिकारी से कहा। तो क्या करने आए हो सेना के हथियारों के कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी में? भागो यहां से। अधिकारी ने उसे डपटते हुए कहा। सेना के हथियारों के कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी का दिन आ चुका था। सभी हथियार बनाने वाले परिवार अपने साथ योद्धाओं को लेकर आए थे जो उनके हथियारों का प्रदर्शन करने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट नीलामी की प्रक्रिया सीधी तो थी, लेकिन साथ ही खतरनाक भी थी। योद्धाओं को अपने कारखानों में बने हथियारों का उपयोग करते हुए लड़ना होता था, जिसमें योद्धाओं की मौत का भी खतरा बना रहता था। अंत में जिस परिवार का योद्धा जीतता था उसे ही सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। तभी कोई योद्धा हमारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि अगर हमारे हथियारों से लड़ेंगे तो निश्चित ही मारे जाएंगे, जो कि शायद सच भी है। रेवती का चेहरा बुझ चुका था। कोई भी योद्धा सिंघल कारखाने में बने घटिया हथियारों से लड़ना नहीं चाहता था। योद्धा का नाम लिखिए। नरेंद्र। नरेंद्र ने अधिकारी के पास जाकर रौब से बोला। अच्छा, तो तुम खुद लड़ोगे? वाह। सोच लो, अगर अखाड़े में मारे गए ना तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पंजीकरण अधिकारी नरेंद्र को चेतावनी देते हुए बोला। नियम पता है मुझे, नाम लिखिए आप। नरेंद्र की आवाज में लेश मात्र भी कंपन नहीं था। ये क्या बेवकूफी की तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें शस्त्र बनाने आ गए हैं तो उन्हें चलाना भी आ गया है? रेवती नरेंद्र के इस कदम पर बहुत खफा थी। उसे लग रहा था कि नरेंद्र सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक है। नरेंद्र अपने कारखाने में बनी तलवार लेकर अखाड़े में जैसे ही उतरा, वैसे ही वहां बैठे लोगों की हंसी छूट गई। अपनी जान की नीलामी करने आया है क्या? मजाक उड़ाने वालों में महेश चौहान सबसे आगे था, जिसके परिवार को हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट मिलना तय था। खैर, अखाड़े में तलवारबाजी शुरू हुई और नरेंद्र का सामना कर रहे योद्धा ने ऐसा वार किया कि नरेंद्र की तलवार एक ही झटके में दूर जाके गिरी। अब नरेंद्र अखाड़े में निहत्था था। नियमों के मुताबिक अगर योद्धा चाहे तो नरेंद्र की हत्या भी कर सकता था। नरेंद्र ने योद्धा की आंखों में झांका। वो योद्धा के इरादे भांपना चाह रहा था। योद्धा की आंखों में मौत की हवस थी। वो तेज कदमों से निहत्थे नरेंद्र की ओर बढ़ने लगा। नहीं! चीखते हुए रेवती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंदर सामने घट रहे मंजर को देखने की हिम्मत नहीं थी। क्या योद्धा नरेंद्र का सिर धड़ से अलग कर देगा? आखिर उस मंत्र का अर्थ क्या है? जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट एफएम।